फिटनेस सेंटर हैं ये हमारे से तो कोई पूछ के बनाए गए नहीं हैं। और एटीएस सेंटर का इतना बड़ा गठजोड़ हो रखा है कि तो मेरा कहने का है कि जब कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी भी इन्वॉल्वमेंट है ताकि सरकार को भी पता चले कि कोई एक संगठन प्रदेश में सबसे बड़ा जो है वो परिवहन संगठन है। की व्यवस्था नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है और उन लोगों ने ऐसी धांधली वहाँ पे कर रखी है। सर मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जो देहरादून में मैजिक चल रहे हैं उनका आपने टैक्स माफ़ कर रखा है, हमारे ऑटो और हमारे विक्रम वाले हमारे बस वालों को क्यों नहीं माफ़ करा आपने? तो ये खुला भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया उत्तराखंड को। तो उत्तराखंड सरकार ने आज तक भी वो एक्सल वेट नहीं बढ़ाया। तो ये उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार ये सरकार कर रही है और किसी भी प्रकार से यहाँ की जनता को लूटने का कार्य कर रही है। देहरादून के तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो आज हड़ताल पर है। देहरादून में मांग ये है, एक तो जो फिटनेस सेंटर बनाए गए हैं सरकार की ओर से, जो जिम्मेदारी दी गई है फिटनेस सेंटर्स की, वो बहुत दूर है। यहाँ से 25-30 किलोमीटर देहरादून से दूर है और हर दिन अगर वो गाड़ियाँ निकलती हैं जो फिटनेस करानी होती है साल भर में, अगर उसके लिए यहाँ से वाहन निकलेंगे तो जो वाहन स्वामी हैं उनको अतिरिक्त भार पड़ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आज देहरादून में लेंस चौक पर ये तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो खड़े हैं, बातचीत करेंगे क्या मुद्दे हैं इनके। विजय वर्धन डंडरियाल हमारे साथ हैं। आप बताइए कि क्या फिटनेस सेंटर का जो मसला है वो क्या है? देखो यहाँ पर तमाम जो आपने देखा होगा कि जो फिटनेस सेंटर हैं ये हमारे से तो कोई पूछ के बनाए गए नहीं हैं। ये तो सिर्फ परिवहन विभाग द्वारा व्यापारियों को खुश करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि व्यापारी वहाँ पर सस्ती ज़मीनें लें और अपना सेंटर खोलें। और जो लूट मारी मची हुई है इससे पूरा प्रदेश त्राहीमाम कर रखा है। हमने कई बार जो है शासन को पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, परिवहन सचिव को पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ पर फिटनेस सेंटर का यह हाल है कि आप ये लगा लो 30-35 किलोमीटर दूर शहर से है। ये एक आपका देहरादून से 30 किलोमीटर से ऊपर 30-32 किलोमीटर है, लांगा रोड पे है, और दूसरा है लाल तप्पड़ पे है। आप ये देख लो कि यहाँ से लाल तप्पड़ डोईवाला ही 25 किलोमीटर है और लाल तप्पड़ उससे 5-7 किलोमीटर है। इन्होंने ये नहीं देखा कि जो देहरादून से आदमी अगर लाल तप्पड़ जाता है तो टोल टैक्स लगेगा। उस टोल टैक्स की जिम्मेवारी किसकी है? वो भी वाहन स्वामी देगा। और तमाम जितनी, और वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मान लो अगर मशीन में कोई थोड़ी बॉडी अगर मान लो, वो तो बहुत बिल्कुल बारीकी से परीक्षण कर रहे हैं। वो तो ऐसा परीक्षण करे कि जैसे कि शोरूम से नई गाड़ी आई है ना, उस तरह का वहाँ पर परीक्षण हो रहा है मशीनों का। और वो जहाँ जरा से भी गलती निकाल दे रहे तो वापस वो आदमी व्यक्ति वहाँ आ रहा है वापस देहरादून। जब देहरादून में उसे दुगने का वो पड़ रहा है महंगा, तो वो क्या कर रहा है, ये इनके प्रकरण में वहाँ जो दलाल बैठे हुए हैं उनको पैसे देके किसी तरह इतनी से करके अपना काम करा रहा है। तो एक किसी तरीके से परिवहन विभाग और एटीएस सेंटर का इतना बड़ा गठजोड़ हो रखा है कि मुझे सूत्रों से भी ज्ञात हुआ है कहीं से कि ये किसी बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर के बनाए हुए हैं। ये आपका रुद्रपुर में भी उनका एक ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा इनका एटीएस सेंटर है, इनका लांगा में भी है, और कहीं ना कहीं इन्होंने अंडर म्यूचुअल से जो है लाल तप्पड़ का भी जो है उन व्यक्ति ने खरीद लिया है। तो मेरा कहने का है कि जब कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी भी इन्वॉल्वमेंट है जिस तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि जब मैंने कई बार अधिकारियों को कहा कि भाई इस तरीके का अगर कोई आपने था 60,000 गाड़ियाँ जो है कम से कम देहरादून में रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने ये मेन तो इन्हें देहरादून में लगाना था, देहरादून के सेंटर में लगाना था ताकि कि लोग यहाँ पर आएँ। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा, क्योंकि इसलिए वहाँ खोला गया ताकि एक तो कोई विरोध ना कर सके और इनकी अपनी मनमर्जी हो सके। अब क्या हुआ है, मैं अभी बीच में वहाँ 3 हफ्ते भर पहले एटीएस सेंटर वहाँ गया था आपका लाल तप्पड़ में। वहाँ मेरे द्वारा जो इनको कहा गया कि भाई आप इस तरह का क्यों कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर इन्होंने इतनी मैनुअल तकड़ी चेकिंग कर दी है कि जिसका कोई हद नहीं है। और दूसरा अब लांगा खोल दिया है, लांगा में फ्री कर, लांगा में आप मन मर्जी के जो वहाँ पर फेल हो रही गाड़ियाँ वो लांगा में पास हो रही है, क्योंकि सबका ध्यान लाल तप्पड़ पे। वहाँ खुले आम जो है शाम को 6 बजे के बाद तो है ये पूरा लेन देन हो रहा है, जौन सी मर्जी आप गाड़ी पास करा लो। क्या अब आप लोग आगे क्या डिसाइड कर रहे हैं? क्या हड़ताल पर जाने वाले हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा है कि कल भी हमारी जो है सचिव परिवहन से वार्ता हुई थी, जिसमें अभी मेन फिटनेस सेंटर की उसमें वार्ता हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हम जो है हम 10-15 दिन के अंदर खोल देंगे। तो हमने कहा था जी हमें लिखित दे दो, ताकि जो हमारे तमाम प्रदेशों में पीड़ित हैं कम से उनको बता तो सके कि भाई ये 10-15 दिन में आपकी समस्या का हल हो जाएगा। और कई चीज़ें मांगी थी तो उनके द्वारा उन्होंने मना कर दिया, तो गतिरोध हो गया, हम वापस आ गए। तो अभी भी हमारी जो है वार्ता चल रही है। अभी हमारे कुछ लोग जो है आरटीओ कार्यालय में गए हुए हैं और अपर परिवहन आयुक्त के गए हुए हैं। उनके द्वारा बताया गया कि भाई हम कुछ कर रहे हैं आपके लिए, तो इसीलिए हम रुके हुए हैं। हमने कहा है कि अगर इसका समाधान हो जाता है तो आज हम इसी बात को इतिश्य से करके बाकी जो हमारी मांगे हैं, हमारी एक मुख्य मांग और भी है। आपने देखा होगा जब जो एसटीए के मान लो मीटिंग होती है, पॉलिसी मेकर यही लोग हैं पर परिवहन आयुक्त वगैरह, ये क्या करते हैं, पॉलिसी बनाई इन्होंने। अगर मान लो इनकी पॉलिसी में कोई हमें दिक्कत आई है
तो हम परिवहन आयुक्त पे जाएंगे। परिवहन आयुक्त कौन है? वो भी एसटीए के जो अध्यक्ष है वही है। अगर परिवहन आयुक्त द्वारा कोई गलती कर दी जाती है तो हम जाएंगे सचिव परिवहन पे, और जब सचिव परिवहन भी वही है तो आप लगाओ, जब एक आदमी ने अगर कोई पॉलिसी गलत बना के उसको अप्रूव कर दिया तो हम किस पे जाएंगे? और हमारे दुर्भाग्य है कि अभी अस्थाई परिवहन मंत्री हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। हमने कई बार मिलने की कोशिश की लेकिन हमारे को उसमें टाइम नहीं मिला क्योंकि वो बिजी हैं भाई। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि यार हमें बिल्कुल पूर्णकालिक एक परिवहन मंत्री मिले जिससे कि हम पीड़ा बता सकें। जैसे ये तो मुख्यमंत्री के पास है तो क्या अस्थाई है? वो तो मुख्यमंत्री हैं, विभाग उन्हीं के पास है। तो अगर विभाग है तो फिर हमसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जब पहले देखोगे, जब परिवहन मंत्री रहते थे, जब एसटी की बैठक होती थी तो पहले यशपाल आर्य जी थे, वो भी वहाँ बैठक में मौजूद रहते थे, और आपका जब चंदन रामदास जी थे वो भी बैठक में मौजूद रहते थे और हमारी समस्याओं का निराकरण करते थे। जब अगर हमारी समस्याओं का कोई निराकरण करने के लिए किसी आदमी पे टाइम ही नहीं है तो हमारे लिए तो अस्थायी हो गया ना। अब हमें तो पूर्णकालिक चाहिए कि एक आदमी उसी चीज़ के लिए बैठा रहे जो हमारे परिवहन की समस्याओं का समाधान कर सके। आपने देखा होगा कम से कम 5 लाख से भी ऊपर जो है हमारे परिवहन व्यवसायी हैं, और मैं बार बार कहता हूं इन लोगों को कि एक परिवार में अगर 5 आदमी तो 25 लाख आदमी कम से कम हैं। हम कहते हैं अपनी क्षमता को पहचानो, अपनी संगठन को पहचानो। इसी वजह से जो हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आम जो संगठन है इकट्ठे हो जाएं, ताकि सरकार को भी पता चले कि कोई एक संगठन प्रदेश में सबसे बड़ा जो है वो परिवहन संगठन है। चलिए, मुख्यमंत्री तो कोशिश कर रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार हो जाए, थोड़ा जो बोझ है मुख्यमंत्री का वो कम हो जाए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मोइन अहमद है। आप क्या करते हैं? ट्रैवल्स का ही काम है, टैक्सी ली हुई है। सर मैं कल भी परसों अपनी गाड़ी के लिए फ़िटनेस कराने के लिए गया था लाल तप्पड़, और मैं सुबह चला गया था सर 8 बजे मैं वहाँ से वापस लौटा हूँ, जिसमें कि मेरे पैरों में भी सूजन आ गई थी। वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, और उन लोगों ने ऐसी धांधली वहाँ पे कर रखी है। वो कह रहे हैं कि जिनकी गाड़ियों में जीपीएस नहीं है कि आप आइए, उन्होंने अपने लोग अलग से बिठा रखे हैं। 2000 रुपये में वो स्पीड गवर्नर लगा रहे हैं। गाड़ी की फिटनेस उधर पास करा लो, बाकी फिर अपना वो गवर्नर उतार लेते हैं। खुलेआम कह रहे हैं कि 1500 रुपये हमारे आरटीओ में जाते हैं, 500 हमें चाहिए, 2000 रिश्वत बिल्कुल बंदी है। और गाड़ी कितनी आप स्पीड गवर्नर तो लगा होना चाहिए ना गाड़ी में आप कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि एक बार लगा के आप फिटनेस पास कर लो फिर उतार लो। फिर उतार लो आप, क्यों आप फिटनेस करा लो उसके बाद उतार लो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और उन्होंने अपने आदमी बिठा दिए हैं और वो इसी तरीके से धांधली वहाँ पर चल रही है, और जिससे कि हमारी गाड़ी हर चीज़ से एक्यूरेट थी। 80 स्पीड गवर्नर वाली गाड़ी है, चाहे आप चला के भी देख सकते हैं। उन्होंने भी चला कर देखी, उसके बावजूद भी गाड़ी फेल कर दी। रीज़न पूछा कि वो ऊपर से हमने वीडियो भेज दी थी लाइव, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। अगर उनसे बात करते हैं, उनके आदमी वहाँ पर घूम रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि नहीं आप गेट के पास जाइए, आप यहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं, हमारे आदमी गाड़ियों को देखेंगे। वहाँ से आदमियों को भगा देते हैं अगर उनसे कोई सवाल करता है। 4-5 आदमी इसी तरीके से घूम रहे हैं, बहुत दिक्कत परेशानी वहाँ पर उठानी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद असद है। आप बताइए क्या दिक्कत है फिटनेस सेंटर वाले? दिक्कत सारी यही है कि वहाँ पे बहुत लूट बाजारी हो रही है, धांधलेबाजी हो रही है। पहले यहाँ देहरादून में हो जाती थी, आशा रोडी पे बड़ी आसानी से हो जाती थी। आरटीओ में गए, वहाँ से फाइल बनाई, यहाँ पे करा लिया, आ गया। एक दिन में सारा काम निमट जाता था। अब वहाँ पे जाते हैं, सुबह को चले जाते हैं, रात का पता नहीं किस टाइम आए, होती भी है नहीं भी होती, अच्छी खासी गाड़ी फेल कर देते हैं। और दूसरी बात, धांधलेबाजी इतनी हो रही है, अगर जरा सा भी नुकस गाड़ी में थोड़ा बहुत सा भी हो जाए, फेल कर दी गाड़ी। ये क्या बात हो गई बताओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। तो आप भी परेशान हैं? हम भी इसी दुखित में जो परेशान है। अच्छा। जी क्या चाहते हैं आप? वो फिटनेस सेंटर थोड़ा नज़दीक हो और उसमें थोड़ा पारदर्शिता हो, यही चाहते जी यही चाह रहे हैं, हम भी यही चाह रहे हैं। जी हैं? तो देखिए, आप बताइए। हाँ भट्ट जी, मैंने अभी एससी की मीटिंग में अटेंड करी थी। वहाँ मैंने अपना एक मुद्दा रखा था कि हमारे भाई साहब एक हरिद्वार से आए थे, उन्होंने आरटीओ साहब को कहा था कि जो टैक्स की बढ़ोतरी की जाए वो साल में 2 या 3% की जाए। तो मैंने कहा, हमारे भाई साहब ने बिल्कुल राइट बात बोली, लेकिन मैंने कहा आरटीओ साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जो देहरादून में मैजिक चल रहे हैं उनका आपने टैक्स माफ़ कर रखा है, हमारे ऑटो और हमारे विक्रम वाले, हमारे बस वालों को क्यों नहीं माफ़ करा आपने? उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया इस बात का, कहाँ बैठ जाओ आप। तो भाई साहब मेरा भी आपसे ये कहना है कि हम लोग टैक्स क्यों दे रहे हैं, फिर वो मैजिक वाले क्यों, वो उनका क्यों माफ़ है? क्या हम बाहर से आए हुए, क्या वो बाहर से आए हुए? मैजिक वाले क्या वो सीएनजी से चलते हैं, क्या है वो इको फ्रेंडली है, क्या है? उनका पेट्रोल प्लस सीएनजी है, पेट्रोल प्लस सीएनजी से है। अभी उनका 2 साल 2.5 साल से टैक्स बिल्कुल माफ़ किया गया है, क्वार्टरली जो टैक्स जाता था। इसीलिए उनका माफ़ किया गया ना, वो सीएनजी से चलते हैं। आप लोग डीजल से चल रहे हैं, पेट्रोल से चल रहे हैं, उससे सरकार कह रही है प्रदूषण हो रहा है। आने वाले टाइम में बसें भी तो आएंगी, आने वाले टाइम में हमारा विक्रम भी तो आएगा, तो क्या ये पॉलिसी उसमें लागू करेंगे?
नहीं, ऐसे तो हमारी गाड़ी आप बताइए। ऐसे तो हमारी गाड़ी भी टैक्स है जो है वो भी सीएनजी में चल रही है और उनका भी टैक्स माफ नहीं है, उनका भी टैक्स हम भर रहे हैं, वो भी सीएनजी में चलती है गाड़ी है। हाँ, कोई माफ नहीं है उन्हें कोई माफ नहीं है। यहाँ पर केवल जो मैजिक है उसको जो नई आई है ना, जो अभी लेके आई है। हाँ, उसका माफ है सिर्फ, बाकी जो आपका क्या नाम है? जी मैं अनुसुईया प्रसाद उनियाल, ऑल इंडिया मोटर क्या ट्रांसपोर्ट। है मसला, क्या चल रहा है? मसला तो उत्तराखंड में एक प्रैक्टिकल का साधन बना दिया उत्तराखंड को। जो भी नया कानून इम्प्लीमेंट होना है वो पहले उत्तराखंड में होगा। प्रयोगशाला एक बना दिया उत्तराखंड को और लूटने का साधन बना रखा है। हमारा विरोध प्राइवेट फिटनेस सेंटर से नहीं है। अगर प्राइवेट फिटनेस सेंटर हो तो शहर के आसपास हो। इन्होंने जो फिटनेस सेंटर दे रखा डोई वाला दे दिया, बीच में हमें टोल लगता है। एक फिटनेस पे डीजल एक्स्ट्रा लग रहा है, टोल एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर बीच में कोई कमी आ जाए तो हमारे आसपास वहाँ मैकेनिक नहीं है, गाड़ी फिर दोबारा यहाँ मैकेनिक पे आके फिर टोल देगा, फिर डीजल खर्च करेगा, फिर दोबारा कमी आ जाती है। तीसरी बात, प्राइवेट अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो विजिलेंस उस पर कार्य नहीं करता है। विजिलेंस बोलता है हम तो सरकारी डिपार्टमेंट में कार्य कर सकते हैं। तो ये खुला भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया उत्तराखंड को। तो ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में। मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से और पूरे भारतवर्ष का हमारी यूनियन है, जितने भी यूनियन है ये सब उसी यूनियन के मेंबर हैं। तो पूरे भारतवर्ष में नितिन गडकरी जी ने 10% वेट बढ़ाया, 10% हाइट बढ़ाई व्हीकलों की, क्योंकि अब उन्होंने देखा कि हमारी रोड की क्षमताएं बढ़ गई हैं, अच्छे क्वालिटी के व्हीकल आने लग गए हैं। तो 10% 9 टन वाली गाड़ियों को 10 टन पास कर दिया था। उत्तराखंड सरकार ने आज तक भी वो एक्सल वेट नहीं बढ़ाया। लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। आज बैठक हो रही है, कल बैठक हो रही है, बैठकें होती हैं। कभी बोलते हैं PWD बोलती है कि जी हमारी पुलिया 9 टन से ज़्यादा की क्षमता की नहीं है। पर जब राजस्थान से गाड़ी आ रही है, क्योंकि उसका RTO तो 10 टन पास दे रहा है, जब हरियाणा से गाड़ी आ रही है उसका भी 10 टन पास दे रहा है, जब UP से गाड़ी आ रही है उसको भी 10 टन दे रहा है, उसको रोक नहीं सकते। क्योंकि अगर उसका चालान काट दिया तो अपनी कोर्ट में वो अधिकारी को बुला लेगा कि भाई मुझे 10 टन का परमिट क्यों दे रखा है, अगर मेरा चालान हो रहा है, ऑल इंडिया परमिट है। तो ये उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार ये सरकार कर रही है और किसी भी प्रकार से यहाँ की जनता को लूटने का कार्य कर रही है। अब आप ये बताइए, देखिए सरकार तो कह रही है ना, दिल्ली से देहरादून हाईवे एक्सप्रेस वे बनने कर तैयार है, ऑल वेदर रोड बना दी है, अभी ग्रीन टैक्स भी लगाया जा रहा है बाहर से जो गाड़ी आ रही हैं। वो कह रही है कि ट्रांसपोर्टेशन में उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया है। आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। ऑल वेदर रोड कहाँ से कहाँ तक बन रहे हैं आप बताएं जरा। बना दी है उन्होंने। ऑल वेदर रोड नेपाली फार्म से लक्ष्मण झूला के बीच है। अगर इतना बड़ा ट्रैफिक वहाँ से चलता है और नेपाली फार्म पे वो जाम हो जाता है तो आपको पता चलता होगा कि डोई वाला होके 25 किलोमीटर इधर और 25 किलोमीटर उधर 50 किलोमीटर जाम लगा रहता है। तो उससे क्या कार्बन उत्सर्जन नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा डीजल नहीं फूका जा रहा है, क्या ऋषिकेश के व्यापारियों को परेशानी नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा समय सबका खराब नहीं हो रहा है। अगर ऑल वेदर रोड बना है तो बनाइए ना, फिर फ्लाई ओवर भी दीजिए। गडकरी जी जो बोलते हैं कि मेरे पास तो फंड ही फंड है, कोई यहाँ से उनसे मांग तो करे, पर सरकार है कि रोंगती नहीं है उनके मुंह में, जूं नहीं रेंग रही है। आप ये बताइए, अब आप देहरादून वाली रोड की बात कर रहे हैं, देहरादून वाला रोड कहाँ तक है? आशा रोड़ी तक। आशा रोड़ी से मसूरी के लिए क्या साधन है आपके पास? पूरा देहरादून जाम। अगर आदमी वहाँ दिल्ली से चला है 2.5 घंटे 2 घंटे का आप समय बता रहे हो, तो 2 घंटे 2.5 घंटे तो देहरादून में लोकल में गुजार रहा है और उससे और ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। दुनिया भर के पेड़ पौधे कट रहे हैं और उसके बावजूद भी हल नहीं है। तो आप बताइए कि जो दिखाया जा रहा है वो क्या है, धरातल पे कार्य क्या हो रहा है वो क्या है? अब आप इधर देखिए जरा, परिवहन से भी जो लोग हैं वो आए हुए हैं, RTO हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। इस समय जो यहाँ पर तमाम जो ट्रांसपोर्टर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे बात करने के लिए सामने आए हैं। तो तमाम जो ट्रांसपोर्टर हैं वो उनका प्रोटेस्ट आज देहरादून में हुआ है। देखिए दिक्कतें हैं, व्यवहारिक दिक्कत है। करीब 40,000 इनका कहना है कि रजिस्टर्ड जो ट्रांसपोर्टर हैं वो काम कर रहे हैं। उसमें ऑटो वाले हैं, विक्रम वाले हैं, सिटी बस वाले हैं, ई-रिक्शा है। हर किसी को जो भी ट्रांसपोर्टेशन पर काम करने वाला वाहन है उसको फिटनेस चाहिए और फिटनेस के लिए 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, बीच में टोल देना पड़ रहा है और वो जो डीजल पेट्रोल लग रहा है उतनी देर का वो अलग है। तो ये बड़ी समस्या है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठाए गए हैं।
कि जो फिटनेस सेंटर है वहाँ किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए कि वो जो ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं कि वो स्पीड गवर्नर जो है अगर आपकी गाड़ी में नहीं है, वैसे तो वो इलीगल है, होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो वो वहाँ पर लगाया जा रहा है और उसके बाद गाड़ी पास हो जा रही है, आपको दे दिया जा रहा है, उसके बदले पैसा ले लिया जा रहा है। तो खुला भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया फिटनेस सेंटर पर। इस समय जो आरटीओ हैं वो भी पहुँच गए हैं, बातचीत कर रहे हैं और मनाने की कोशिश की जा रही है, रास्ता ढूंढा जा रहा है कि क्या नज़दीक में फिटनेस सेंटर हो, अगर दूर भी है तो कम से कम उसका भ्रष्टाचार रोका जाए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।